Welcome to Adhira Chemistry Classes. है आपका दोस्तों आज अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस में जो हमारा वीडियो चल रहा था, जो हमारा लेसन चल रहा था, उसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज का जो हमारा वीडियो होगा वह होगा कोरलाउस लॉ पर। तो आज हम कोरलाउस लॉ के बारे में बातचीत करेंगे। कोरलाउस लॉ क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, उसको डिफाइन करेंगे, उसका फार्मूला देंगे। कोरलाउस लॉ का एप्लीकेशन भी बताएंगे कि जो कोरलाउस लॉ है कहाँ कहाँ उपयोग होता है और कोरलाउस लॉ की मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। और कोरलाउस लॉ के जो आज का जो हमारा वीडियो है, यह एक्चुअल में यह जो उपयोगी वीडियो है नेट के लिए भी है, जीमेंस के लिए है, और बड़ी खास बात क्या है कि यह बीएससी पार्ट 2 के लिए भी है, एमएससी एंट्रेंस के लिए भी है और सीएसआईआर नेट के सेक्शन बी के लिए भी है। यह एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट है और इसको समझना बहुत अनिवार्य है। कोरलाउस लॉ को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा पहले अर्हेनियस की डिसोसिएशन थियरी और ओस्टवाल्ड का डायल्यूशन लॉ। और उसके पर यह भी जानना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है। इनके बारे में सारे वीडियो हमारे उपलब्ध हैं अधीरा केमिस्ट्री क्लासेस के प्लेलिस्ट में, आप वहाँ जाइए देखिए। उसके बाद भी आज हम उसको रिवाइज कर दे रहे हैं। तो आज हम जो है डिफाइन करेंगे, उसका एप्लीकेशन बताएंगे। ध्यान से देखिए, आपको सारे सवालों के उत्तर मिलेंगे। एमएससी एंट्रेंस, बीएससी पार्ट 2 के एकेडमिक एग्जाम, नेट, आईआईटी, जी मेंस और जी एडवांस में भी इससे सवाल आपको मिलेंगे और यह गारंटी है कि ये चीज़ आपको समझ में आएगी, फिर आप सवाल का रिस्पॉन्स भी अच्छा देंगे। आप जानते हैं कि जो भी आयनिक कंपाउंड या सब्सटेंस होते हैं, अगर वो डिजॉल्व होते हैं तो डिजॉल्व होने पर दो आयन टूट जाते हैं। इस प्रकार की जो घटना होती है उसका नाम होता है डिसोसिएशन। इस बात को बताया था अर्हेनियस ने। उन्होंने कहा था कि सभी आयनिक कंपाउंड पानी में जाने पर, एक्वस मीडियम जाने पर डिसोसिएशन करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, दो आयन टूट जाते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। जब उस सिस्टम में इलेक्ट्रोड डालते हैं और स्विच ऑन कर देते हैं तो जो आयंस होते हैं अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड कर माइग्रेट करते हैं। तो यह जो पूरी घटना होती है, इस घटना के रिजल्ट पर एक प्रकार का कंडक्टेंस मिलता है, एक धारा प्रवाहित होती है, एक बिजली मिलती है। यह घटना कहलाती है कि आपको केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो आपको कंडक्टेंस मिलता है, अगर वह 1 ग्राम इक्विवेलेंट आयनिक कंपाउंड टूटने से मिलता है उसका नाम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। 1 मोल आयनिक कंपाउंड की टूटने से मिलता होगा उसका नाम होगा मोलर कंडक्टेंस। इन सारी बातों को लेकर के कोरलाउस ने कहा कि जैसे जैसे अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, अगर वो टूट नहीं पाता है, अच्छे से टूट नहीं पाता, तो आप जानते हैं कि वह होता वीक इलेक्ट्रोलाइट। अच्छे से टूट जाता है तो वह होता स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जैसे जैसे सॉल्यूशन का डाइल्यूशन हम इंक्रीज करते जाते हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन बढ़ता जाता है। एक समय ऐसा आता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनफाइनाइट कंडक्टेंस आपको ऑब्टेन होता है। इस प्रकार का जो कंडक्टेंस होता है उसको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है वह उस आयनिक कंपाउंड के द्वारा फर्निश किए गए आयनों के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। इसी को कोरलाउस लॉ कहते हैं। तो आज का जो कोरलाउस लॉ है वह वीक इलेक्ट्रोलाइट के इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयनाइज होने पर जो रिजल्टिंग कंडक्टेंस होता है उसके सम के इक्वल होता है। तो जो आज का हमारा वीडियो है उसका नाम है कोरलाउस लॉ। कोरलाउस लॉ। तो मैंने कहा कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वह इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो कंडक्टेंस होगा उसका नाम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन्होंने कहा था, कोरलाउस ने कहा था कि जो किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर उस सब्सटेंस के द्वारा दिए गए दोनों आयनों के कंडक्टेंस के सम के बराबर होता है। तो इस डिफिनीशन के आधार पर आप लिख सकते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन
प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ नेगेटिव आयन, दैट इज कोल्हाउस लॉ। मान लीजिए आपके पास ए बी एक आयनिक कंपाउंड है, ये टूट गया, ए प्लस और बी माइनस हो गया, तो ए बी का जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कंडक्टेंस होगा वह होगा लैम्डा इनफाइनाइट। ए पॉजिटिव का जो कंडक्टेंस होगा वह होगा लैम्डा इनफाइनाइट प्लस, और बी माइनस का होगा लैम्डा इनफाइनाइट माइनस। इसी का नाम होगा कोल्हाउस लॉ। कोल्हाउस लॉ का ये मतलब ये भी हो गया कि अलग अलग आयनों का अपना माइग्रेशन होता है, उस माइग्रेशन से जो कंडक्टेंस मिलता है सबकी अपनी हिस्सेदारी होती है, उसको जोड़ दिया जाएगा तो वह आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस। इसीलिए कोल्हाउस लॉ का एक और नाम रखा गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। हम इसको लिख दे रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। यह कोल्हाउस का एक और नाम है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, कि आयनों का इंडिपेंडेंट माइग्रेशन है, उसका जो कंडक्टेंस होगा उसका सम आएगा, वह कहलाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। यह हो गया कोल्हाउस लॉ। अब कोल्हाउस लॉ को मैं अप्लाई करूंगा, बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कोल्हाउस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ कोल्हाउस लॉ का एप्लीकेशन। कोल्हाउस लॉ के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और यह एप्लीकेशन एग्जाम में आता है, और एप्लीकेशन को देख करके बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हैं। कोल्हाउस का जो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है वह है कि आप कैसे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे आप डिटरमाइन करेंगे। नंबर एक एप्लीकेशन है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, आप कैसे उसको न्यूमेरिकली मेजरमेंट करेंगे। तो अगर आपके पास 3-4 स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट है, उस स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू आपको दी गई है, तो उनके आंकड़े के आधार पे आप कैसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को इनफाइनाइट डायल्यूशन पे कैसे डिटरमाइन करेंगे। पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। हम कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और उसके इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को डिटरमाइन करेंगे। तो उसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं पहले एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड जब आयनाइज होगा, आप जानते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड है ये वीकली आयनाइज होता है, 100% आयनाइज नहीं होता है। तो यह आयनाइज होगा तो बनेगा CH3CO- प्लस H+। अब इसके ऊपर कोल्हाउस लॉ आप अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं कोल्हाउस लॉ क्या होता है। अप्लाई करेंगे तो इनफाइनाइट डायल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एसिटिक एसिड इज इक्वल टू इनफाइनाइट डायल्यूशन एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन के सम के इक्वल होता है। तो यह आपका वीक एसिड है, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया कोल्हाउस लॉ, ये फार्मूला है फर्स्ट। अब आपके पास एक साल्ट है सोडियम एसीटेट, यह आयनाइज होगा तो ये कम्प्लीटली आयनाइज होता है, तो यह आएगा CH3CO- प्लस Na+। इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कोल्हाउस लॉ तो आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस
ऑफ सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस सोडियम आयन। ये इक्वेशन दूसरा। आपके पास HCl है, इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, यह भी स्ट्रांग एसिड होता है। यह आयनाइज होगा तो बनेगा H प्लस और Cl माइनस। अब इसके ऊपर कोल्हाउस लॉ अप्लाई करेंगे। यह वीक है, इसका हमको निकालना था। यह दोनों स्ट्रांग है तो ये पहले से आयनाइज होते हैं 100%, तो इस पर अप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl इज इक्वल टू आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ H प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Cl माइनस इक्वेशन थर्ड। अब आपके पास एक NaCl है। NaCl आप जानते हैं बढ़िया साल्ट होता है, अच्छे से आयनाइज होगा तो यह आयनाइज होगा तो Na प्लस और Cl माइनस होगा। अब इसके ऊपर कोल्हाउस लॉ अप्लाई करेंगे तो आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस NaCl इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Na प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस Cl माइनस। ध्यान से देखिए, एसिटिक एसिड है, इस पे अप्लाई किया तो इक्वेशन फर्स्ट आया। सोडियम एसीटेट है, इस पे अप्लाई किया तो इक्वेशन सेकेंड आया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इस पे अप्लाई किया तो थर्ड आया। NaCl है, इस पे अप्लाई किया तो फोर्थ आया है। अब आपको सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड की वैल्यू दी जाएगी। अब कही जाएगी कि आपको एसिटिक एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालिए। अब यह चूंकि सभी स्ट्रांगली आयनाइज होते हैं तो यह वैल्यू 100% आती है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना होगा तो इक्वेशन सेकेंड थर्ड को जोड़ना पड़ेगा और उसमें से फोर्थ को माइनस करना पड़ेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम मिटाते हैं, फिर बताते हैं कि सेकेंड थर्ड को जोड़ के हम फोर्थ में से माइनस करेंगे। तो कैसे आएगा देखते हैं। सेकेंड और थर्ड जोड़ेंगे, उसमें से फोर्थ को माइनस करेंगे। सेकेंड थर्ड को जोड़ते हैं, उसमें से फोर्थ को माइनस करेंगे। तो देखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप सोडियम एसीटेट में जोड़ेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl, माइनस करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू क्या आएगा। जब आप जोड़ेंगे माइनस करेंगे उसको ठीक करेंगे तो जो इक्वल वैल्यू होगी वह हो जाएगी माइनस। तो आप खुद आप इसको जोड़ सकते हैं। तो जोड़ने पर जो आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसीटेट आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ हाइड्रोजन प्लस, यह आएगा। यह इक्वेशन आपका हो गया फिफ्थ। आपके पास इक्वेशन फर्स्ट होगा, उस फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू फिफ्थ में रखेंगे तो आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ NaCl इज इक्वल टू आएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड, इक्वेशन सिक्स्थ। तो अगर आप इसकी वैल्यू को x मानते हैं, इसकी वैल्यू को y मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को z मानते हैं, तो जो यह वैल्यू आपको आ जाएगी। लैब में या न्यूमेरिकल में x y z की वैल्यू आपको दी जाएगी। तो मैंने क्या किया, कोल्हाउस लॉ को अप्लाई करके किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को निकाला है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की नॉन वैल्यू से। यह हो गया कोल्हाउस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन। अब कोल्हाउस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन आएगा, हम जिससे निकालेंगे आयनिक मोबिलिटी। तो आपका
सेकेंड एप्लीकेशन है कोरलाउस लॉ का। कोरलाउस लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन है डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक मोबिलिटी। इसका एक फार्मूला है आयनिक मोबिलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन अपॉन फैराडे। ठीक, तो अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन पे मिल जाएगा तो उसमें फैराडे की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आयनिक मोबिलिटी। फैराडे की वैल्यू जो होती है वह 96500 कूलम होती है, 96,500 होती है। तो यह हो गया आपका दो एप्लीकेशन। तीसरा एप्लीकेशन जो सबसे अच्छा एप्लीकेशन है वह है डिटरमिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनिए, फोकस कीजिए। आप जानते हैं जिस मान लीजिए आपके पास ए बी एक आयनिक कंपाउंड है और अगर यह 100 मॉलिक्यूल है तो अगर ये स्ट्रांग होता तो यह 100 के 100 जाके टूट जाता। अगर वीक होगा तो मान लीजिए 80 मॉलिक्यूल टूट गया और 20 मॉलिक्यूल जाके पेरी में बैठ गया है। तो अब पूछा जाएगा इस ए बी इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या। इस बात को बताया था अरेनियस ने। तो उसके लिए फार्मूला होता है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। माने ऐसे मॉलिक्यूल जो टूट जाते हैं और टोटल मॉलिक्यूल से उसे हम डिवाइड कर देंगे। तब टोटल मॉलिक्यूल तो 100 थे और 80 मॉलिक्यूल टूटे हुए हैं। तो फार्मूला इसका है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगो डिसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 80 टूटा हुआ है, 100 लिया गया है, तो यह फार्मूला हुआ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। अब अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है तो हम कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू से आप कैसे निकालेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम समझाने जा रहे हैं। आप जानते हैं जब 80 मॉलिक्यूल जब टूटा रहेगा तो 80 मॉलिक्यूल के टूटने से जो आयन पैदा होगा वह आयन होगा किसी पर्टिकुलर डायलूशन पर। तो उस आयनों के फ्लो होने से जो कंडक्टेंस मिलेगा उसका नाम होगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट पर्टिकुलर डायलूशन। आप जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे वैसे वैसे डायलूशन बढ़ता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा 100 के 100 टूट जाएगा। तो जब 100 टूट जाएगा तो 100% डायलूशन आपका हो जाएगा, 100% कंडक्टेंस मिलेगा, तो वह इनफाइनाइट डायलूशन होगा। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वह कहलाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायलूशन। हमारे कहने का मतलब क्या होगा, जो 80 टूटेगा, 80 टूटने से जो आयन पैदा होगा उसका जो कंडक्टेंस मिलेगा वह कहलाएगा लैम्डा सी। लैम्डा सी इज द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन दैट इज डायलूशन। और जब आप डायलूशन इंक्रीज करते जाएंगे तो इनफाइनाइट डायलूशन पर 100% आयनाइजेशन होगा तो ज़्यादा ज़्यादा आयन आपको मिलेंगे। उसका जो कंडक्टेंस होगा वह होगा लैम्डा इनफाइनाइट। मतलब हम 80 मॉलिक्यूल के टूटने से जो आयन फर्निश होते हैं उसके द्वारा जो कंडक्टेंस कैरी होता है उसको आप लैम्डा सी कह सकते हैं। और 100 मॉलिक्यूल के टूटने से इनफाइनाइट डायलूशन पर जो कंडक्टेंस होगा उससे हम कह सकते हैं लैम्डा इनफाइनाइट। तो आप लिख सकते हैं लैम्डा इजकल टू अल्फा इजकल टू लैम्डा सी अपान लैम्डा इनफाइनाइट।
यह एप्लीकेशन भी हो गया कोल्हाउस लॉ का। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लैम्डा इनफाइनाइट पता है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी निकाल सकते हैं। तो यह कोल्हाउस लॉ का 3 एप्लीकेशन हो गया, एक और बाकी है, और भी है लेकिन एक और बताऊंगा। वह होगा कि आप कैसे किसी भी स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट का निकालेंगे सॉल्युबिलिटी है। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट को यस कहते हैं। आप जानते हैं पहले से ही। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट, ये कोल्हाउस लॉ का चौथा एप्लीकेशन है। 4 मेन एप्लीकेशन जिससे सवाल पूछते हैं। अब ये जानना होगा कि यह स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट क्या होता है, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। तो इस आधार पे हम फिर से इलेक्ट्रोलाइट को बांट दे रहे हैं अब 3 क्लास में। अब तक हम 2 क्लास की बात करते थे, अब 3 क्लास में बांट दे रहे हैं। नंबर 1 वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, नंबर 2 स्ट्रांग हो गया, नंबर 3 होता है स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट होता है। तो जो वीक होता है वह पार्शियली आयनाइज होता है, लेकिन जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता जाता है उसका आयनाइजेशन भी बढ़ता जाता है। जो स्ट्रांग वाला होता है वह हर डाइल्यूशन पर 100% आयनाइज हो जाता है, उसके आयनाइजेशन पर किसी प्रकार की डाइल्यूशन का फर्क नहीं पड़ता। स्प्रैंगली जो सॉल्युबल साल्ट होता है यह जब जाता पानी में तो पानी में जाने पर 2-3 काम करता है। इसमें से कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो बिना टूटे हुए घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टूट के घुलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जा करके पेदी में सेटल डाउन कर जाते हैं। तो इनके बीच में एक इक्विलिब्रिया सेटअप हो जाती है। इस इक्विलिब्रिया में जो पॉजिटिव नेगेटिव आयनों के एक्टिव मास का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। इस प्रकार के कांस्टेंट वाले प्रोडक्ट का नाम होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। उसको हिंदी में कहते हैं विलेयता गुणनफल। यह घटना केवल स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट में पाई जाती है। अब स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट के एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल AgCl है, AgBr है, मैग्नीशियम सल्फेट है, पैरेडियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट है। माने ऐसे सभी साल्ट जो बहुत कम जाके पानी में घुलते हैं और डाइल्यूशन के बहुत ज़्यादा करने के बावजूद भी उनके आयनाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और नहीं घुलना चाहते हैं फर्दर, उनका नाम रखा जाता है स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट। आज हम जो है कोल्हाउस लॉ की मदद से स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप जानते हैं जो स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट होगा उसका जो लैम्डा C होगा वही उसका लैम्डा इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 1 गिलास पानी में भी जितना टूटेंगे वही 1 बाल्टी पानी में भी, वही 1 ड्रम पानी में भी, मतलब कंसंट्रेशन ज़्यादा रहे कम रहे, डाइल्यूशन कम रहे ज़्यादा रहे, इनफाइनाइट रहे, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम पर्टिकुलर कंसंट्रेशन का इक्विवेलेंट कंटेंस को इनफाइनाइट डाइल्यूशन के इक्विवेलेंट कंटेंस के इक्वल हम मान सकते हैं। ठीक, अच्छा, यह आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आप जानते हैं पहले से इक्विवेलेंट कंटेंस का फार्मूला होता है कप्पा इंटू वी। यह इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, लैम्डा C इक्वल टू जब j था तब इसकी वैल्यू इसमें रख सकते हैं, तो आ जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट इक्वल टू कप्पा इंटू वी। इक्वेशन थर्ड लिख सकते हैं। लैम्डा इनफाइनाइट की वैल्यू होती है अकॉर्डिंग टू कोल्हाउस लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस, ये इक्वेशन फोर्थ दे सकते हैं आप। अब इसकी वैल्यू इसमें आप रखेंगे तो आएगा लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस इक्वल टू कप्पा इंटू वी। इक्वेशन 5वां। हमें क्या बताना है? हमें किसी भी स्प्रैंगली सॉल्युबल साल्ट की सॉल्युबिलिटी निकालनी है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम जो है आप जानते हैं कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर में डिज़ॉल्व होता है तो उसको हम कहते हैं उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी, उस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कहते हैं। तो आप जो है उस सॉल्यूशन का जो सॉल्युबिलिटी आप कैसे निकालेंगे? तो आ जाएगा सॉल्युबिलिटी इक्वल टू 1000 अपान V ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आप लिख सकते हैं।
ये इक्वेशन हो गया आपका 6th। अब जो है इसकी वैल्यू को आप इसमें रख दीजिए। इसकी वैल्यू किसमें रखेंगे? यह वैल्यू जो लिख सकते हैं v इजिकल टू लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस अपान कप्पा। अब यह वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आएगा सॉल्युबिलिटी इजिकल टू, क्या रखेंगे तो ये चला जाएगा ऊपर जाएगा तो आ जाएगा आपका जो वैल्यू यहाँ पर रखा जाए तो आएगा 1000 इंटू कप्पा अपान लैम्डा इनफाइनाइट प्लस लैम्डा इनफाइनाइट माइनस ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। यह इक्विवेलेंट है पर लीटर। दैट इज द फार्मूला सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट। यह इक्वेशन जो था वो फर्स्ट जो था पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट कंटेंस इक्वल था, ये आप जानते ही हैं। इसकी वैल्यू रखी गई, इक्वेशन 5th आ गया है। 5th से हमने निकाल दिया वॉल्यूम और इसकी वैल्यू को रख दिया है सॉल्युबिलिटी की वैल्यू में। तो ये फार्मूला आया है। इस फार्मूला के आधार पे आप किसी भी स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट का निकाल देंगे सॉल्युबिलिटी। तो यह हो गया कोल्लाउस लॉ का एप्लीकेशन। तो कोल्लाउस लॉ के मेन 4 एप्लीकेशन होते हैं जिससे सवाल आते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो है ये कोल्लाउस लॉ पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएससी पार्ट 2, एमएससी एंट्रेंस, सीएसआईआर नेट जी एडवांस में सबके लिए फ़ायदेमंद है। और अगर यह समझ में आता है तो इससे सवाल का आप रिस्पांस 100% देंगे। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगला एक अच्छा सा टॉपिक और हेडिंग को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।